Welcome students once again on my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the mechanism of breathing and mechanism of respiration. यानी किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और किस प्रकार से वो फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था पिछले वीडियो में. अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. आप लोग ज़रूर देखिए वो वीडियो, तभी ये आगे का वीडियो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी किस प्रकार से श्वसन की क्रियाविधि होती है. तो होल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 processes. First process is known as breathing. Breathing means सांस लेना. Second process gaseous exchange. Gaseous exchange. And third process cellular respiration. रेस्पिरेशन. ठीक है. तो श्वसन यानी रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को इन 3 प्रक्रियाओं में हम डिवाइड कर सकते हैं: ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. अब हम इन तीनों की मैकेनिज्म देखेंगे, किस प्रकार से ब्रीदिंग होती है, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है और किस प्रकार से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. उसकी मैकेनिज्म क्या है ये पूरा हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट विल सी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ब्रीदिंग किस प्रकार से होती है. ठीक है, तो ब्रीदिंग देख लेते हैं. ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना. सामान्य तौर पर जिसको कहा जाता है सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है? ब्रीदिंग. तो सांस लेने में हम क्या करते हैं? वी टेक ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड. यानी सांस लेने में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. यही प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है. सो वी कैन डिफाइन ब्रीदिंग एज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ O2 एंड elimination of CO2 is called breathing. यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, सांस लेना कहलाता है. ठीक है. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. 2 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनहेलेशन, इनहेलेशन, एंड सेकंड स्टेप इज नोन एज एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन इनटेक ऑफ O2 और एक्सहेलेशन एलिमिनेशन ऑफ CO2. ठीक है. यानी ऑक्सीजन को लेने की क्रिया इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? एक्सहेलेशन कहलाती है. ठीक है. एंड दीज 2 प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. तो अब सांस लेते कैसे हैं ये तो आपने जान लिया कि हम सांस लेने में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. लेकिन ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है? तो फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग 2 types of muscles are involved.
दो प्रकार की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। उसमें जो पहली मसल होती है वो होती है इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा होता है एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, ये दो प्रकार की मसल्स होती हैं जो ब्रीदिंग में सहायता करती हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये मसल्स होती कहाँ पर हैं। इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द रिब्स। जो पसलियाँ होती हैं फेफड़े को गार्ड किए हुए, उन पसलियों के बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और एब्डोमिनल मसल्स कहाँ होती हैं? वो एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा डायाफ्राम एब्डोमिनल कैविटी को और थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है, वहाँ पर ये मसल्स होती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन these intercostal muscles contracts, and because of this the ribs moves outwardly। क्या होता है इनहेलेशन के समय में कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये हमारी जो रिब्स हैं जो फेफड़े को गार्ड किए हुए हैं वो आउटवर्डली बाहर की तरफ मूव करती हैं। एंड दीज एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्सेज। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, एब्डोमिनल मसल रिलैक्सेज, एंड ड्यू टू विच डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्डली एंड बिकम्स फ्लैट। जो डायाफ्राम इस तरीके से बताया गया था आपको पिछले वीडियो में, स्ट्रक्चर में दर्शाया गया था, तो ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ मूव करता है, और नीचे की तरफ जब मूव करता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, द स्पेस इनसाइड द लंग इंक्रीजेज। लंग के भीतर क्या होता है, स्पेस इंक्रीज करता है, और जब इंक्रीज करता है तो एयर प्रेशर बिकम्स लो। एयर प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, एंड द एयर रसेज इनसाइड द लंग्स। और इसके कारण क्या होता है, एयर क्या होता है, वो लंग्स में चला जाता है, भर जाता है। तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशन में क्या स्टेप्स हैं। तो इनहेलेशन में स्टेप फर्स्ट, इंटरकोस्टल मसल्स contracts and abdominal muscles relaxes। सेकंड स्टेप क्या होता है, रिब्स मूव्स outwardly and diaphragm moves downwardly। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्पेस ऑफ थोरैसिक कैविटी या कह सकते हैं लंग increases and air pressure in lungs decreases। फोर्थ स्टेप में क्या होता है,
air from outside rushes into the lungs। तो क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स and abdominal muscles relaxes. Because of this, the ribs moves outwardly and diaphragm moves downwardly. This increases the space of the lung or space of the thoracic cavity. And because of that, the air pressure inside the lungs decreases. And due to this, the air which have a high pressure rushes inside the lungs and here the inhalation process completes। ये हो गया inhalation। अब इसके बाद देखते हैं कि exhalation में क्या होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? तो exhalation देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्सेस एंड एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड स्टेप क्या होता है कि रिब्स मूव्स इनवर्डली एंड डायाफ्राम मूव्स अपवर्डली। थर्ड स्टेप में क्या होता है? स्पेस ऑफ लंग्स decreases and air pressure increases। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है? elimination of CO2 in atmosphere। ठीक है? तो एक्सहेलेशन यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस। जो इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं दे गेट्स रिलैक्सेस एंड एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो हमारे डायफ्राम की मसल्स होती हैं, पेट की मसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स ये रिलैक्स करती हैं तो हमारा जो फेफड़ा था जो बाहर की तरफ मूव की थी रिब्स, वो क्या होती हैं? इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। और जो डायफ्राम नीचे की तरफ गया था वो फिर ऊपर की तरफ मूव करता है एंड बिकम्स डोम शेप्ड। तो इससे क्या होता है कि जो लंग का स्पेस बढ़ गया था इनहेलेशन के टाइम वो घट जाता है और उससे क्या होता है? लंग्स में एयर प्रेशर बढ़ जाता है और जब एयर प्रेशर बढ़ जाता है तो जो CO2 लंग्स में भरी होती है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है? तो होल प्रोसेस क्या है कि इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्सेस, abdominal muscle contracts resulting into the decrease in the space of the lungs and increase of the air pressure, and due to this the air present inside the lungs comes out into the atmosphere. Here the exhalation process gets completed. In a normal healthy human being, the respiration or breathing rate is approximately 15 to 18 times per minute.
यानी एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वह 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है। ब्रीदिंग रेट क्या है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 15 से 18 बार। एंड दिस ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रीदिंग सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है ये ब्रीदिंग सेंटर। एंड दिस ब्रीदिंग सेंटर गेट्स एक्टिवेटेड बाय द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द ब्लड। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तब ये ब्रीदिंग सेंटर एक्टिवेट होता है और तब क्या होता है कि ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, यानी सांस लेने की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। इफ ए पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ बाय हिमसेल्फ देन ए प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग which is assisted by the various machines known as ventilators is done and this process is known as ventilation। ठीक है, जब स्वयं व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो मशीन के द्वारा सांस उसकी ली जाती है, करवाई जाती है, और जिस मशीन के द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया को बीमार व्यक्ति में संपन्न कराया जाता है वो मशीन वेंटिलेटर कहलाती है और ये पूरी प्रोसेस वेंटिलेशन कहलाती है। तो ये आपका पूरा ब्रीदिंग के बारे में हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो लेट अस सी गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी किस प्रकार से फेफड़ों में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है और कैसे वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर which is richly supplied with the blood capillaries। ये आपको पिछले वीडियो में पूरा इसका बारे में बताया गया था। The wall of alveoli is composed by a unicellular thin wall। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि the amount of oxygen present in the alveoli is high as compared to the blood। So by the process of diffusion air comes into the blood capillaries and by the same process of diffusion CO2 comes from blood into the alveoli। alveoli क्या होती हैं? जैसे ये अगर हम मान लें ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से ये एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या होते हैं कि पूरे फेफड़े में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं? ये ब्रांकियोल्स होती हैं। तो अब ये क्या होती है? इनकी वाल जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है। यहीं पर क्या होता है? रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसे होती है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है और इनके बीच में ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो पूरा एकदम से भरी होती हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन के द्वारा O2 जो होती है वो बाहर ब्लड में आती है और CO2 जो होती है वो कैपिलरी में एल्वियोलाई में चली जाती है। इन द बोथ लंग्स 300 millions of alveoli are present। कितनी होती हैं? दोनों फेफड़ों को मिलाकर के 300 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं which increases the surface area of the lungs for gaseous exchange। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये लंग्स की सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। दीज एल्वियोलाइज कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली 36
272 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया। ये कितना एरिया बनाती हैं? लगभग 36 से 72 स्क्वायर मीटर एरिया ये हमारे फेफड़े को उपलब्ध कराती हैं एल्वियोलाइज, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब गैसेज क्या है? वो एक्सचेंज हो गई, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में आएगी। तब उसके बाद फिर ब्लड से विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है तो वो जान लीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? ये रेड पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड कार्पसल्स। कहाँ पर होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स में होता है। एंड कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड ग्लोबिन प्रोटीन। दिस हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। ये कहाँ फॉर्म होता है? लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स के द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। ठीक है, तो लंग्स के द्वारा ये कहाँ जाएगा? शरीर में। ठीक है, कहाँ जाएगा? शरीर में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्या कह सकते हैं कि सेल्स में। ठीक है, तो अब यहां पर पहुंचने के बाद ये टूट जाता है O2 प्लस हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होगी? सेल्स में होगी। ठीक है, अब फिर क्या होता है? ये तो एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये CO2 जो फॉर्म होती है उससे कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और CO2 कहाँ होती है? सेल्स में होती है। तो ये प्रोसेस सेल्स में होती है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है लंग्स में। ठीक है, और यहाँ पहुँच करके ये टूट जाता है CO2 प्लस हीमोग्लोबिन में। ये प्रोसेस कहाँ होती है? लंग्स में होती है। इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये पहुंचेगा सेल्स में, वहां पर ये टूटेगा O2 प्लस हीमोग्लोबिन में, और ये कहाँ होगा? सेल्स में। ठीक है, और इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स and here oxygen is necessary for the oxidation of glucose. That's why it is known as cellular respiration, and this process takes place in the mitochondria. And by the oxidation of glucose, energy is produced. This energy is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? एक रेडॉक्स, उपापचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है।
और ये अगर इसका हम केमिकल फार्मूला लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, 6O2 प्लस 6H2 किस में बदलता है, 6CO2 सॉरी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ठीक है, तो ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज gets stored in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate. By complete oxidation of one molecule of glucose, total 36 or 38 ATP molecules gets generated. यानी एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीडेशन से 36 या 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जनरेट्स 36 और 38 molecules of ATP। एक अणु से 36 या 38 ATP अणु बनते हैं। अब यही ATP अणु जो होते हैं ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के रूप में शरीर में ऊर्जा संचित रहती है, स्टोर रहती है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, और सेकंड पार्ट जो है वह है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। जब पिछले वीडियो में हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस का जिक्र किया था। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में सेम होती है। इसमें ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, एंड इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, हम ग्लाइकोलिसिस को देख लेते हैं। इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 कार्बन्स। जबकि पायरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और ये ग्लूकोज है तो कार्बन्स कितने हैं? 6 हैं। जबकि पायरुविक एसिड जो होता है उसका फार्मूला होता है CH3COCOOH। तो इसमें ये क्या है? पायरुविक एसिड है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 1 2 3। ठीक है, तो यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जनरेट्स 2 molecules of pyruvic acid in the process of glycolysis, and this glycolysis process takes place in the
साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस किसमें होती है? साइटोप्लाज्म होती है। दिस इज सेम इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में समान होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज कंट्रोल्ड बाई ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स। ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस जो होती है वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और हर स्टेप पर एक एंजाइम होता है इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, जिनको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी डिटेल्ड प्रोसेस आप में नहीं है। आप कितना केवल इतना जाने कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। This glycolysis process gets completes in cytoplasm of the cell. This is same in both aerobic and anaerobic respiration. And total 2 ATP molecules are generated in the प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक्चुअली 4 का जनरेशन होता है, लेकिन 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ही कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो टोटल बेनिफिट जो होता है वो केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है। कितना ATP? 2 ATP। किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, एक अणु ग्लूकोज से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इस प्रोसेस में ATP तो बनता ही है, इसके साथ बनता है NADPH2। क्या बनता है? ATP के साथ साथ NADPH2 बनता है। ठीक है, अब यह जो NADPH2 बनता है इसका जो फुल नेम होता है वो आपको बताया जा चुका है, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, यह NADPH2 जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बनता है वो जाता है ETC में, ये सॉरी ETC कह रहे ETS में। ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। And each NADPH2 molecule generates 3 ATP। ठीक है, 3 ATP। अब 2 NADPH2 अगर रहेंगे तो 6 बनेंगे। ठीक है, तो 6 ATP ETS से बनता है, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में, और दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 8 ATP मॉलिक्यूल्स। ये जनरेट हुआ कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस और ETS से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स रिसेप्टर्स होते हैं जिनको साइटोक्रोम ABC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी ATP के रूप में संचित होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। एक बार फिर से समझे, प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। किस में चेंज होता है? पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं जबकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में टोटल 4 ATP बनते हैं। उन 4 ATP में से 2 ATP इसी प्रोसेस में कंज्यूम कर लिए जाते हैं, तो टोटल बेनिफिट केवल 2 ATP का होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में NADPH2 का निर्माण होता है। ये NADPH2 ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ये ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। एक NADPH2 3 ATP जनरेट करता है। पूरा
ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, तो उससे 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 2 ग्लाइकोलिसिस में और 6 ATS में ये कुल मिलकर के 8 ATP मॉलिक्यूल्स का जनरेशन इस प्रोसेस में होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में सेम होती है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल। तो अब आगे देख लीजिए कि पायरुविक एसिड फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हुआ था। एंड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस दिस पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो पायरुविक एसिड फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। ठीक है, दिस एसिटिल कोएंजाइम A combines with oxaloacetic acid which is formed at the last of Krebs cycle and produces citric acid. This citric acid gets converted into isocitric acid. Isocitric acid gets converted into oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid releases 1 CO2 molecule and forms alpha ketoglutaric acid. This alpha ketoglutaric acid gets converted into succinic acid, producing 1 CO2 molecule, and further it gets converted into fumaric acid, malic acid and oxaloacetic acid. ठीक है, तो प्रोसेस में पूरा क्या होता है कि पायरुविक एसिड का पहले कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम A में, और यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पर दूसरा बना, यहाँ पर तीसरा बना। ठीक है, तो 3 CO2 मॉलिक्यूल इस पूरे क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए। एक पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक ग्लूकोज अणु से, तो दूसरे पायरुविक एसिड का भी इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल में 3 CO2 निकलेंगे, टोटल 6 CO2 मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज अणु से निकल जाते हैं। ठीक है, होता क्या क्या है कि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन पहले होता है एसिटिल कोएंजाइम A में। यह एसिटिल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल, पिछली क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है उसके साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड का फिर कन्वर्जन होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाता है एल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। यहाँ से फिर फॉर्मेशन सक्सिनिक एसिड का, फ्यूमेरिक एसिड का, मैलिक एसिड का और फिर लास्ट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में टोटल 24 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं क्रेब्स साइकिल में? 24। एक ग्लूकोज अणु के 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो यही प्रोसेस 2 बार कंप्लीट होती है। एक क्रेब्स साइकिल में 12, दूसरी क्रेब्स साइकिल में फिर 12, तो टोटल मिलाकर के 24 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए क्रेब्स साइकिल में। पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम A में जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर भी ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। तो 24 ATP वहाँ पर, 6 यहाँ पर बन गए। और हमने क्या बताया था कि 2 ATP जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। बनते तो 4 हैं, लेकिन बेनिफिट केवल 2 का ही होता है, 2 जो होते हैं वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। और उसके बाद फिर ETS में 6 या तो 4 बनते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये आपके 38 और 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये कहाँ पर बनेगा? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, 24। ये कहाँ पर बनेगा? ये आपका बनेगा PA से कन्वर्जन जब होता है एसिटिल कोएंजाइम A में। ये कहाँ पर बनेगा? ग्लाइकोलिसिस में। और ये कहाँ पे बनता है? ETS में। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 38 या 36 ATP मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता है एक ग्लूकोज
मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो हियर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन गेट्स कंप्लीटेड। ध्यान रखें कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।